मैं इन सब वैल्यूज को ऐड कर रही हूँ, मतलब मैंने एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई किया। अब मैं जो सम निकाल रही हूँ ना वो इस वैल्यू का है, वो मल्टीप्लाई वाले प्रोडक्ट्स का सम। तो सिग्मा होता है समेशन। दिस इज अ सिंबल यूज टू समेशन के लिए, कि हमने सम किया है किसी चीज को, किनको सम किया है उसको हम डिफाइन करते हैं। अब वो एक्स आई क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब एक्स आई का मतलब है कि मैंने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ली, एक्स आई शोज द रिस्पेक्टिव वैल्यू। मैं किसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, कि मेरे पास एक्स वन ये वैल्यू थी, एफ वन ये वैल्यू थी, मैंने इन दोनों को कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई किया है। जिसे हम कहते हैं आई एन स्टार्टिंग फ्रॉम, सॉरी नॉट, आई स्टार्टिंग फ्रॉम वन टू एन। इस कैसे लिखा जाता है, आई स्टार्टिंग फ्रॉम वन टू एन सिग्मा एक्स आई। मुझे कितने एक्स आई ऐड करने हैं, वन से लेकर जितने नंबर है। कितने नंबर है, 30। तो अगर आपने इसको एक्चुअल लिखा होगा तो ऐसे लिखा होगा 36 36 36, देन 40, कि वो 4 बार आया है। ऐसे करके आपकी 30 वैल्यूज पूरी हुई होंगी, ठीक है। तो ये जो आई शो करता है, पहले इसको प्रॉपरली लिखते थे कि सिग्मा एक्स आई, अभी भी शायद अगर आप स्टैट्स लेकर चलते हो, प्रॉपर सब्जेक्ट लेते हो, तो वहां पर लिखा जाता है सिग्मा एक्स आई, आई स्टार्टिंग फ्रॉम वन टू एन, ठीक है। फिर मैं मल्टीप्लाई भी किसको कर रही हूँ, एक्स वन को एक्स टू के साथ। तो सिग्मा एफ आई होता है कि अगर मैंने एक्स वन लिया है तो मैं यहाँ पर एफ वन लूंगी। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मैं लिख रही हूँ एक्स वन एफ वन प्लस एक्स टू एफ टू प्लस एक्स थ्री एफ थ्री। इन सबको मैंने अब पूरा 30 तक लिखना है, 100 तक लिखना है। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी कि सिग्मा है किसका, एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई किया, राइट। देन आई स्टार्ट फ्रॉम वन टू, यहाँ पर 30 था तो यहाँ पर 30 आ जाता। कि मैं कॉरस्पॉन्डिंग, ऐसा नहीं है कि मैं इस 10 को मल्टीप्लाई कर दूं 3 के साथ, कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, दैट्स व्हाई से एक्स आई एफ आई। ठीक है, पहली चीज तो ये होगी। फिर समटाइम्स आगे अगर स्टैट्स पढ़ोगे तो कभी कभी आप इस एक्स आई को स्क्वायर करते हो, कभी कभी फ्रीक्वेंसी को स्क्वायर करते हो, फिर आप फ्रीक्वेंसी को किसी और के साथ मल्टीप्लाई करते हो, बिकॉज देयर आर मेनी वेज टू एनालाइज अ डेटा। ठीक होगी बात ये। तो उन सब में फॉर्मूलाज में ना बार बार आप फिर नहीं लिखते हो, आप करते हो सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर, तो पता लग गया कि पहले एक्स आई स्क्वायर किया, फिर एफ आई निकाला, फिर उससे मल्टीप्लाई किया, देन सिग्मा निकाला। फिर समटाइम्स इट से सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, मतलब एक्स आई को स्क्वायर करो, ठीक है, फिर उसको सम कर दो। कभी कभी होता है सिग्मा एक्स आई उसका स्क्वायर, कि मैंने इन सभी वैल्यूज को ऐड करके फिर स्क्वायर कर दिया। समझ में आ गई, सम, किसका सम किया है, सारे एक्स आई का, फिर उसको स्क्वायर किया। अगर सिग्मा एक्स आई स्क्वायर कहा गया है तो पहले मैंने एक्स आई लिया, उसको स्क्वायर किया, फिर उनके सम किए। किस वाले कॉलम को ऐड किया है, इस वाले कॉलम को ऐड किया, ठीक है। ऐसे ही मैंने अगर एक्स आई स्क्वायर किया तो इस वाले कॉलम को मैं ऐड कर रही हूँ। सिग्मा जस्ट इज अ सिंबल टू शो सम। क्लियर हो गया इतना। हाँ, मुझे तो आपने बताया और सिग्मा दिखाए और एक्स है और उसके नीचे आई इज इक्वल टू वन, तो हमें टोटल पूरा लिखना होगा इसमें। यहाँ पर आजकल नहीं लिखते हैं, पहले लिखते थे। आपके ना पेज नंबर पे ही देखो स्टैट्स में, जहां पर ये एग्जांपल लिखा हुआ है ना, तो उसने लिखा हुआ है आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन। देखो पूरा एक्स बार लिखकर फॉर्मूला सबसे टॉप ऑफ द पेज। नई बुक का मुझे नहीं पता पेज नंबर कौन सा है, 172 पेज पे देखो ना, आई स्टार्टिंग फ्रॉम वन टू एन लिखा हुआ है ना, आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन, ठीक है ना, फॉर्मूला में। लेट अस अप्लाई दिस फॉर्मूला, तो इसमें लिखा है ब्रीफली रिटर्न एज, बिकॉज ये मैथ्स कर रहे हो ना, तो वहां पर आप सिग्मा आई स्टार्टिंग फ्रॉम वन टू एन, ये थोड़ा सा हम मिस कर देते हैं। हाँ, नहीं करेंगे। वो ये ना क्यों लिखने हैं, वो सिर्फ समझाने की बात होती है, जब नहीं कहा गया तो मत लिखो ना, वाई टू गेट इनटू दोज इंटिग्रिटीज, उसमें कुछ गलत लिख दिया, फिर वो टीचर जो होता है वो कहे कि यहाँ गलत लिखा हुआ है, इसका नंबर काट लो। जिस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है ना उसको मैं कहती हूँ एक्स्ट्रा मत लिखो। क्यों, अगर बाई चांस गलत लिख दिया, कुछ नहीं पसंद आया उसको, तो उसमें कहना नंबर काटो, ये क्यों लिखा है, ये कहाँ से लिखा है, राइट। सिग्मा उल्टा क्यों, उल्टा 3 कह सकते हो या ई कह सकते हो, ठीक है। प्लस दिखा सब। तीखा सा ही होता है ये, तो थोड़ा सिंबल ऐसा ही होता है। इसको वैसे तो ना देर आर मल्टीपल, इसके आपको रेफरेंसेस मिल जाएंगे, इसको ऐसे लिखते हैं वैसे, ठीक है, ये ऐसे जाता दो मैथ्स का बना हुआ एंड लेकर। है। हाँ, अब इसको ऐसे सीधा, देन इट गोज लाइक दिस, देन गोज लाइक दिस, देन गोज लाइक दिस, सो यू विल फाइंड मल्टीपल इसकी चेंजेस है, कोई इसको ऐसे लिख देगा, कोई ऐसे लिख देगा, ठीक है, तो इसके मल्टीपल हो जाते हैं। बट हाँ, थीटा को कोई ऐसा लिख देता है, कोई ऐसे लिखता है ना, तो गलत नहीं है। अब ये लिखने के कितने वेज हैं,
कोई अब उसको ऐसे लिखता है, कोई ए ऐसे लिखता है ना, कोई सिंपल ए बनाता है, कोई ऐसे कर देता है। सो देर आर मल्टीपल रेफरेंसेस, लेकिन लेटर एक ही है हमारा, सिग्मा एक ही जैसा। क्लियर हो गया? दिस जो ये हमने सीरीज की थी ना अभी, जो मार्क्स ऑब्टेन्ड एग्जाम्पल नंबर 1 में, इसे बोलते हैं डिस्क्रीट। डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है कि हमने जो एक्सआई लिया वो एक नंबर था, उसके साथ फ्रीक्वेंसी को मैच किया। जो आपको क्लास 10th में क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं ग्रुप्ड सीरीज के। ठीक है? अब क्या होता है कि जैसे कि हमने नंबर लिए 10, अब 10 मार्क्स जो थे वो एक बच्चे के थे। आप रियलाइज करोगे कि 80 मार्क्स, 72 मार्क्स एक एक बच्चे के हैं। अब ऐसे ही मेरे पास ऑब्जर्वेशन 30 बच्चों की जगह 100 की हो जाए, ठीक है, और आई फाइंड देयर आर पीपल विद 10 मार्क्स, 1 बच्चे जिसके 10 है, 1 जिसके 25 है, मैचिंग्स बहुत कम हो रही है। तो और अगर ये बच्चे 1000 हो जाए, तो ऐसे में हर एक मार्क्स के साथ फ्रीक्वेंसी नहीं लिख पाऊंगी, टैबुलेट करना मुश्किल होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम मार्क्स को ग्रुप कर लेते हैं, जिसमें हम क्या लेते हैं, रेंज ऑफ मार्क्स लेते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं, जो आपने हिस्टोग्राम में लास्ट ईयर किया भी था। ग्रुप्ड क्लास इंटरवल होती है ना, अभी देखो उसने वैसे नेक्स्ट ही उसने क्या किया है, उसने मार्क्स का क्लास इंटरवल ले लिया, विच इज फ्रॉम 10 टू 25, 25 टू 40, 40 टू 55। डेटा ग्रुप करके दिया है, आपको डेटा ग्रुप करना नहीं आएगा, ठीक है। देन वी हैव 70 टू 85, एंड देन वी हैव 85 टू 100। डेटा ग्रुप करना नहीं आएगा, जैसे लास्ट ईयर हिस्टोग्राम ड्रॉ करने थे स्टैट्स में, वो सब नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है। 3 फॉर्मूलाज है जो हमें रखने हैं, और सिर्फ कैलकुलेशंस का ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो ये मार्क्स थे, और इसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, 2, 3, 7, 6, 6 एंड 6। अब जो ये ग्रुपिंग होती है, इसे हम बोलते हैं क्लास इंटरवल्स में हमने ग्रुप कर लिया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑलवेज शोज अ फ्रीक्वेंसी, स्टूडेंट्स तो फ्रीक्वेंसी शो करते हैं। मार्क्स की ना हमारी ग्रुपिंग जो हुई है, इसमें 10 को इंक्लूड किया जाता है, 25 नॉट इंक्लूडेड, यहां पे 25 इंक्लूडेड, 40 नॉट इंक्लूडेड, ये तो याद है ना, ठीक है ना। और दिस इज द लोअर लिमिट, दिस इज द अपर लिमिट। सबसे स्टार्टिंग हमने लिया 10 से, मैक्सिमम कितना गया है 100। तो रेंज ऑफ डेटा क्या ले लिया हमने, 100 माइनस 10, 90 हो जाता है। रेंज की इतनी हमारे पास वैल्यूज होंगी, 90 डिफरेंट वैल्यूज होंगी। समझ में आ गई बात है? अब यहां वाले में और पहले वाले में क्या फर्क था, पिछले वाले क्वेश्चन में यू कुड इजिली टेल किस बच्चे ने कितने मार्क्स स्कोर किए। एग्जैक्टली अगर 10 मार्क्स है तो एक बच्चे ने स्कोर किया है, 40 मार्क्स है तो 4 बच्चों ने स्कोर किया है। यहां जब मैंने कहा 10 टू 25, तो इसमें एक्चुअल मार्क्स कितने हैं, 2 बच्चे हैं, लेकिन उनके मार्क्स क्या है, वो मुझे पूछ जाए ना क्या किसके मार्क्स है, तो मुझे नहीं याद होंगे कि नहीं उन्होंने 10 स्कोर किया है, 11 स्कोर किया है, 12 स्कोर किया है। तो यहां पर भी हम वही अपना एक कॉन्सेप्ट लेते हैं कि जो भी पॉपुलेशन होती है ना, ज्यादातर क्या होता है, सेंट्रली लोकेटेड होती है, सेंट्रलाइज वैल्यू होती है हमेशा पॉपुलेशन, मतलब obviously there's a point and all people start forming swarming around that point। सेंट्रलाइज एक होती है वैल्यू जिसके अराउंड आपको सब दिखेंगे, ठीक है, और कुछ इधर उधर, कुछ इधर उधर, हमेशा ये होता है। इफ यू गो फॉर योर हेल्थ, योर वेट और योर हाइट, जो भी हमारे पैरामीटर्स होते हैं ना, इज द लॉ ऑफ नेचर दैट यू हैव एवरेज ज्यादा होते हैं, टॉपर्स कम होते हैं, और जो पीछे बिल्कुल जो एवरेज बच्चा या एवरेज से भी बिलो एवरेज होता है वो भी बहुत कम होते हैं। तो द हर्ड बिहेवियर इज दैट वी गो विद द सेंट्रलाइज्ड वैल्यू, हम ग्रुप के साथ जाते हैं। ठीक होगी बात ये? अगर आप कभी 20 का वो भी देखते हो, तो दे आर मोस्टली टुगेदर, एक दो होंगे जो आगे पीछे आपको दिखेंगे। तो उसी बिहेवियर के साथ हम ह्यूमन नेचर को हम मतलब इन पैरामीटर्स को हम स्टडी करते हैं। तो ये हमारे पास मार्क्स आ गए। अब मुझे क्या पता इन 2 बच्चों ने एक्चुअल क्या मार्क्स स्कोर किए हैं, 10 किए हैं, 15 किए हैं, 20 किए हैं, 21 है, 24 है, मुझे क्या पता है, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, हम एक्सआई निकालेंगे, और उसे हम कहेंगे कि वो भी सेंट्रलाइज्ड वैल्यू होगी। तो वो सेंट्रलाइज्ड वैल्यू इस ग्रुप की होगी, इस इंटरवल की होगी, जो हमने लास्ट क्लास में एक कॉन्सेप्ट किया था जिसे हम कहते हैं क्लास मार्क्स। यू रिमेंबर क्लास मार्क्स ना? हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट
प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो आपको जब भी ऐसे क्लास इंटरवल्स दिए जाएंगे, क्वेश्चन मीन का होगा, सिर्फ मीन में हमने लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करना है, डिवाइड बाय 2। हम ये मानकर चलते हैं, जब 35/2 आया ना तो क्या आया, 17.5। तो हम ये मानकर चलते हैं कि दो बच्चों ने जो मार्क्स स्कोर किए हैं वो कितने हैं, 17.5। अब ये डेटा ना ऐसे 30 नंबर बच्चों का नहीं होता, ये होता है 1000 का, ये 10,000 का आप स्टडी कर रहे हो, आप एक सिटी को स्टडी कर रहे हो। तो ऑब्वियसली हम उसमें 17.5 अगर लेकर चलेंगे तो वो काफी क्लोज होता है टू द एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि ग्रुप बिहेवियर वही होता है। ठीक है, 25 to 40 का विल बी 32.5, देन इट विल बी 57, नहीं 47.5, देन 62.5, 77.5, 92. ठीक है ना। अब आपने देखा होगा कि जो आपकी यहाँ पर 25 - 10, इसे क्या बोलते थे, अगर मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करती हूं, इसको क्या बोलते हैं, क्लास हाइट, क्लास विड्थ या क्लास साइज। जितना क्लास साइज है उतना ही क्लास मार्क्स में डिफरेंस है ना। ये नाइन्थ के कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा बहुत चीजें ना नाइन्थ की सिर्फ आपको एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं, और एक दो क्वेश्चंस बोर्ड में भी एमसीक्यू बेस्ड आ जाते हैं, फाइंड द क्लास साइज, फाइंड द क्लास हाइट। ठीक है ना। तो वहां पर सिर्फ अगर मुझे पता हो कि क्लास मार्क्स क्या होते हैं, हम सब बता देते हैं, मतलब याद करवा दे के एक्सआई निकालना है, वो आपको आएगा भी, पर इसको ही क्लास मार्क्स कहते हैं। ये रिविजन ना बहुत कम होती है। क्लास मार्क्स होते क्या है, इन एग्जाम देयर आर टाइम्स जहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट फाइंड द क्लास मार्क्स। अब उसके आएंगे मैम क्लास मार्क्स क्या होते हैं, भाई जो एक्सआई निकाला है वो क्लास मार्क्स ही है। नाइन्थ में हमने प्रॉपरली सिखाया था, 10th में भी ओवरलुक दीज थिंग्स, दीज डिटेल्स। तो आपको याद करना है क्लास मार्क्स क्या होता है, क्लास हाइट क्या होती है, फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ टाइम्स दैट थिंग हैज अकर्ड, तो वो हो गया एफ। अब यहां पर मैं क्या करूंगी, सिग्मा एफ आई, इसका मतलब सारी फ्रीक्वेंसीज को मैंने ऐड किया तो वो बनेगा 30। अब मैं क्या करूंगी, यहां पर एफ आई एक्स आई का कॉलम, इस फ्रीक्वेंसी को कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करना है, F1 को X1 के साथ, F2 को X2 के साथ। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर आएगा 35। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहां दिया हुआ है 97.5, इंटू 7 करोगे 5, 3 कैरी 52, देन 33। ठीक है ना। तो मैंने एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई कर दिया, तो सबसे पहला हमारा काम फिर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाला, जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है, तो दिस विल बी 1860। अब मीन निकालना है, एक्स बार होता है उसका सिंबल, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। तो ये आ जाएगा 1860 डिवाइडेड बाय 30। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 62। और क्योंकि ये मार्क्स थे तो हमारा मीन क्या शो करता है, 62 मार्क्स, कि 30 बच्चों के ऑन एन एवरेज मैं कह सकती हूँ कि ये क्लास अगर 30 बच्चों की है तो इनमें 62 मार्क्स सबने स्कोर किए हैं। ठीक है। तो जो आपका पहले होता था ना प्रोग्राम सीजीपी चला था 10th में, ग्रेडिंग सिस्टम, वो क्यों नहीं अच्छा लगता था किसी को, किसी को बहुत अच्छा लगता था, किसी को बहुत बुरा लगता था, क्यों, जो टॉपर्स है वो क्या कहते थे कि सबको ही 10 में डाल दिया, और जो 90 वाला बच्चा है वो भी 10 सीजीपी लेकर घूम रहा है, और जो 97 वाला है वो कहता था अनफेयर है बिकॉज आई स्कोर 97। सो अगर अगर परसेंटेज कहा जाएगा तो मैं अच्छा हूं, लेकिन जो अगर मुझे 10 सीजीपी का होगा तो मैं इक्वली स्टैंड करता हूं एज कंपेयर टू अ स्टूडेंट हु हैज स्कोर्ड 90।
दिस इज व्हाट मीन इज। तो इट्स फेयर फॉर सम, अनफेयर फॉर सम। किसी को, लोग 90 वाले को तो अच्छा लगा मुझे 10 सीजीपी मिल गई, अब जो 97 वाला है वो रोएगा कि मुझे 10 मिला। हाउ, व्हाट इज द डिस्टिंक्शन? तो मीन कुछ नहीं करता है, मीन ने आपको क्या किया, सबको इकट्ठा किया और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो यहां पर माना जाएगा कि 62 मार्क्स सबके आए हैं। अब जो बच्चा यहाँ पर एक्चुअल मार्क्स में 85 टू 100 में है, उसको भी कहा तेरे 62 मार्क्स है ना, तुझे भी 62 वाली कैटेगरी में रखा हुआ है। तो दैट्स व्हाई वी से जिसने 95 स्कोर किया वो चिल्लाता है। ठीक है, तो मीन को मैं कहती हूँ कि वो बहुत ही डेमोक्रेटिक सा एक मेजर होता है। उसने कुछ नहीं सोचना कौन क्या है, उसने कहा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर हो गया? अब कुछ मीन की खासियत होती है, ये तो हमारा मेथड है मीन निकालने का, जिसे हम बोलेंगे डायरेक्ट मेथड। ठीक है, बाकी वो मैं कल ही करवाऊंगी, इसके फॉर्म, इसके क्वेश्चन ही कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला मेथड वो सबके साथ ही करेंगे। पता कैसे लगेगा डायरेक्ट और डिस्क्रीट? डिस्क्रीट तो बेटा ये होती है, डिस्क्रीट का तो मतलब ये है, डिस्क्रीट मतलब आपको एक्चुअल नंबर्स दिए हुए हैं, ये एक रेंज ऑफ डेटा दे दिया क्लास इंटरवल से, कंटिन्यूअस दे दिया, तो इसमें एक्स आई। डिस्क्रीट मतलब एक्स आई निकाला हुआ है, कंटिन्यूअस मतलब एक्स आई निकालना है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं अभी फिलहाल के लिए ना, सिर्फ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही कर लेते हैं 14.1 का। 9.5 ऐसा होता है कि 10 ही होती थी, 9.5 भी तो करते थे ना, हाँ। 9.5 सीजीपी, देन 10 सीजीपी। तो मुझे याद है जब सीजीपी हुआ था, सो देयर वर स्टूडेंट्स हु विल से मेरी 10 सीजीपी है, और कोई मतलब जो टॉपर्स की कैटेगरी होती थी वो भी कहती थी 10 सीजीपी है। तो वो डिस्टिंक्शन करना ना, मतलब मुझे बड़ा लगता था कि कैसे आप उसमें डिफ्रेंशिएट करोगे। और सच में जो टॉपर होता है ना, वही वही पिटेगा सच में, क्यों? ऑब्वियसली अब किसी ने 98 स्कोर किया है, उसको तुम 91 की कैटेगरी में सेम रख रहे हो। तो उस टाइम कहा गया था कि अबव 95 का के लिए सीजीपी रखो, पर वो नहीं हुआ था, वो 90 अबव के लिए सीजीपी 10 रख रहे थे। ठीक है ना, तो ये सब अपनी डिस्कशंस होती है। हाँ, 16 में बंद हो गई थी। नहीं। मेरे टाइम नहीं थे, हमारे टाइम तो कभी सोचते भी नहीं थे बच्चों पे प्रेशर है, ये कुछ है, तो हम वो जनरेशन के हैं। मतलब अगर आप मेरी वाली जनरेशन में आओगे ना, जिनको, मतलब हम लोग कहते हैं ना, हमें गर्मी लगती थी ना हमें सर्दी लगती थी, ना कभी बाढ़ आती थी ना कभी बारिश हुई थी। ठीक है, बिकॉज वी वर लाइक कि सब करते ही हैं, मतलब हमने वो सारी स्टोरीज भी सुनी हुई हैं दैट यू नो यू हैव फैसिलिटीज एंड ऑल ये वो। और उसके बाद वी हैव सीन द ट्रांजिशन फ्रॉम नथिंग टू ऑलवेज कनेक्टेड, टू नॉट कनेक्टेड एट ऑल टू ऑलवेज कनेक्टेड। मतलब कि अगर हम घूमने गए हैं कहीं पर, या हम कहीं जा रहे हैं, सो बाय द टाइम वी आर होम नोबडी नोज कि हम कहाँ हैं, कोई पूछ भी नहीं सकता, कोई जान भी नहीं सकता। नाउ यू आर ऑलवेज कनेक्टेड, है ना। तो मैंने वो, हमने मतलब मुझे लगता है कि वो 80s वाला जो बच्चा होगा ना, उसने सारी ट्रांजिशंस देखी हैं फ्रॉम, जो हम सोचते थे कि ऐसा कुछ हो टीवी हमारे साथ चले। सीरियसली, अगर हम कहते थे ना कि हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम हो कि टीवी साथ साथ चले, तो फॉर एग्जाम्पल मतलब आई स्टिल रिमेम्बर हमारे फेवरेट शोज आते थे और कहीं जाना है ना, तो वी यूज टू एक्चुअली क्रिब कि नहीं जाना, बिकॉज वो शो मिस हो जाएगा, उसका रिपीट टेलीकास्ट नहीं होगा। राइट, सो पेरेंट्स हमें जोक करते थे तुम्हारे साथ टीवी चलना चाहिए, है ना, तुम तो चाहते हो कि टीवी चले तुम्हारे साथ, तुम कहते ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए। तो 20 में वो रियलिटी है, 2020 में इट्स एन एक्चुअल रियलिटी दैट टीवी मूव्स विद यू। हाँ, तुम्हारे टीवी पे तो मूव करता ही है आपके साथ, यू हैव 24 आवर एक्सेस है आपके पास किसी भी चीज का, है ना। आपके पास रिकॉर्डिंग्स है, मतलब आई रिमेम्बर 2010 में इट वाज रिकॉर्डिंग्स जो हमें लाइव टीवी की मिल जाती थी, कि हम लाइव शो रिकॉर्ड कर लें एंड देन वी कैन वॉच इट एट लेटर लेटर स्पेस, हम लोग को ये फैसिलिटी भी मिली थी, तो वो भी एक चीज हमारे लिए लगती है ना। तो वो सारी ट्रांजेक्शन देखी हुई है, फ्रॉम पेजर देन टू फ्रॉम, उसके बाद क्या आया था, सेल फोन्स थे, सेल फोन्स में देन वी हैव इनकमिंग चार्जेबल थी, आउटगोइंग चार्जेबल थी। पता नहीं। सच में नहीं पता। होगा ना कि ये ज्यादा अच्छा है, इसमें मैं खुल के भी सकती खुल के हूँ। जीना तो कभी भी नहीं होता बेटा, वो सिर्फ माइंड की सोच होती है। ठीक है, उस टाइम पे भी लोग खुल के जीते थे, उस टाइम पे भी हम कहते थे हमें नहीं मिल रहा। और इस टाइम पे भी अगर मैं एज अ पेरेंट ही बात करती हूँ, तो देर आर टाइम्स व्हेन माय किड्स से कि नहीं, हम लोग के ऊपर आपने बहुत रिस्ट्रिक्शन रखा हुआ है, मतलब ऑब्वियसली ये जनरेशन मैंने देखा है, तो दिस इज माइंड सेट होता है।
वो खुल के जीने वाला ना, कि एक चीज ये है कि बड़ी हो जाऊंगी तब ये करेंगे, तब अब ये कर लेंगे तब ये करेंगे, है ना। वो भी एक सोच ही होती है, वो भी एक एक्चुअली एक वही होता है कि पोस्टपोन की जाने वाली चीजें। तो वो खुल के जीने वाली चीज सच में कहती हूँ कभी नहीं आती। एंड दैट इज व्हेन यू से सीज द मोमेंट एंड लिव। बहुत कम लोग कर पाते हैं। और वो जनरेशन पे डिपेंड नहीं करता, सिचुएशन पे नहीं करता, आपके माइंडसेट पे करता है। चलो यहाँ पर अब हम देखो ना, यहाँ पे हमें रेंज दिया हुआ है। सो यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ हाउसेज। द डेटा सेज हाउ मेनी प्लांट्स आर देयर इन ईच हाउस। एक लोकेलिटी का हमने डेटा कलेक्ट किया और 20 हाउसेज थे। तो मुझे पता है कि सिग्मा एफ आई जो मेरे पास है दैट इज 20। हम यहाँ पर मीन निकालेंगे, सॉरी क्लास मार्क्स निकालेंगे, 0 to 2, यहाँ पर आ जाएगा 1। अब मुझे पता है कि क्लास इंटरवल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्लास साइजेस। तो जो क्लास मार्क्स में डिफरेंस होगा वो भी 2 का होगा, है ना। तो ये चीज भी आप चेक कर सकते हो कैलकुलेशंस के लिए। अब हम क्या करेंगे, हमने एफ आई निकाला, दिस वॉज माई एफ आई। नंबर ऑफ हाउसेस मतलब फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये वाई एक्सिस पे शो होती है। जो हमारा मीन निकलता है वो पैरामीटर बताएगा कि एवरेज कितने प्लांट्स एक हाउस में प्लांट किए जाते हैं या मेंटेन रखे जाते हैं। पॉटेड प्लांट्स अगर मैं कहूँ ना कि इस लोकेलिटी में पॉटेड प्लांट्स कितने हैं, है ना, तो मैं हर एक के घर में जाकर देखी हूँ कितने गमले हैं, उसने कितने पॉट्स लगाए हैं, तो मैं उनका डेटा आपके पास लेकर आई हूँ। तो आई हैव सीन 14। जब डेटा कलेक्ट किया होगा तो नंबर ऑफ पॉट्स मैक्सिमम किसी के घर में 14 होंगे, पॉटेड प्लांट्स 14 होंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने डेटा इकट्ठा करके आपको ये इंफॉर्मेशन लाकर दे दी। राइट। अब आते हैं हम इस एक्स आई को और एफ आई को करेंगे मल्टीप्लाई। द मल्टीप्लीकेशन वैल्यूज जो नंबर्स है वो बहुत ही आसान है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो मैंने बड़ी आसानी से इन्हें मल्टीप्लाई कर लिया। कभी कभी इतने बड़े आते हैं ना, गुस्सा आता है कि क्या मल्टीप्लाई करें फिर उन्हें ऐड करें। सो देर आर मेथड्स विच आर यूज्ड टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशंस। जैसे पिछली बारी पॉइंट्स वाला नंबर था, पर पॉइंट वाले में भी अगर 92.5 था उसको 6 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, विच इज फेयरली इजी, आप कर सकते हो, है ना, इतना मुश्किल नहीं है। अब इसको मैं 366 से मल्टीप्लाई करना हो तब क्या करोगे, तब आएगी सोच, है ना, कि क्या करें। तब उस चीज को भी करने के लिए हमने इजी मेथड्स बनाए हैं ताकि आप मैन्युअली कैलकुलेशंस कर सको। ठीक है ना, मैन्युअली इजीली कर सको कैलकुलेशंस, उसके भी मेथड्स हैं। तो इन्हें मैंने ऐड किया। सो दिस इज 12, 17, 23, 32। 162 आया सम। तो एक्स बार क्या हुआ, सिग्मा एक्स आई एफ आई बाय सिग्मा एफ आई। तो आपने 162/20 किया, इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 80.4, सॉरी 8.4। ठीक है। अब देखो मैंने तो गलती से लिख दिया था 80.4 डिवाइड करके, पर मैंने इमीडिएटली अपने आप को करेक्ट कैसे किया कि इट इज नॉट 80.4, इट इज 8.4। पेपर में मैंने कैसे रियलाइज किया, क्यों नहीं है, नंबर किससे बड़ा है, 14 से। तो जो आपका मीन है वो 0 to 14 की रेंज में होगा। 0 से कम नहीं होगा, नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता, 14 से बड़ा नहीं आ सकता। 8.4 है बेटा, ठीक तो है, इस रेंज में तो लाई करता है, 14 से तो कम है ना। है ना, मैंने 80.4 लिखा विच वॉज प्योरली कैलकुलेशन एरर। अब 80.4 लिखकर मैंने डायरेक्टली बोल दिया नहीं 80.4 नहीं आंसर हो सकता, मेरे माइंड ने मुझे अलर्ट किया कि 80.4, बिकॉज आई न्यू दिस नंबर 14 की मेरा जो मीन है वो 0 to 14 की रेंज में लाया करेगा। तो ये 80 नहीं हो सकता, मेरी कैलकुलेशन एरर है, 8.4 आ गया। समझ में आ गई बात। ये पहली बात, तो मीन जो है वो आपके डेटा के विद इन लाया करेगा, कुड बी एनी नंबर फ्रॉम 0 to 14, राइट। एंड मीन एक ऐसी एवरेज है विच इज बेस्ड ऑन एंटायर डेटा। तभी मीन को निकालने के लिए कोई भी हमारे पास ग्राफ नहीं होता, मीन को ग्राफिकली नहीं निकाल सकते, मीन इज बेस्ड ऑन एंटायर डेटा। ठीक है, ये ना क्वेश्चन एमसीक्यू का आता है
an observation which are central tendency which cannot be found out graphically, which is mean, क्योंकि ये सारे डेटा पे बेस्ड है। इसने एक एक नंबर को काउंट में लिया है। इसने 13 को भी देखा है, इसने 3 को भी देखा है, कोई भी इसने फ्रीक्वेंसी और कोई भी एक्सआई को छोड़ा नहीं है। ठीक है, तो मीन इज बेस्ड ऑन एंटायर डेटा 8.4 प्लांट्स। अब एक चीज होती है इसके साथ, इंटरप्रेट। ये ना 22 में जब टर्म 1 टर्म 2 हुई थी तो सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया था, फाइंड द मीडियन एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। उसके बाद ये पेपर में कभी नहीं आया फाइनल में। पर अगर एक नंबर का आपको पूछा जाएगा कि इसका मतलब क्या है 8.4 प्लांट्स, कि हर एक घर में 8.4 प्लांट्स है ऑन एन एवरेज, एवरी हाउस हैज 8.4 प्लांट्स ऑन एन एवरेज, या लिख दो एवरी देयर आर, दैट मीन्स देयर आर 8.4 plants per house. There are 8.4 plants per house. 8.1 बिल्कुल ठीक है। There are 8.1 plants per house. ठीक है। अब आप कहोगे मैम 0.1 का मतलब क्या हुआ? जिस नंबर है एवरेज को, आप इसको 8 प्लांट्स भी कह सकते हो। ऑब्वियसली प्लांट्स में 0.1 वाला क्या हुआ? वो सिर्फ अप्रोक्सीमेशन होती है, आपने नहीं करनी है। ठीक है, आपने 8.1 लिखना है। बट हाँ, अगर आपको कोई कहे कि 8.1 का मतलब क्या है, कि आपने उससे अप्रोक्सीमेट करके कह दिया कि हर एक घर में 8 प्लांट्स तो हैंगे, आपको 8 पॉट्स तो मिल जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ऐसे ही हम एक नया नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मैं सहज, अब आवाज ठीक है? यस मैम। चलो ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करेंगे अब। डेली वेजेस इन रुपीस, तो 500 ही लिखा हुआ ना आपकी बुक में। 500 टू 520, 520 टू 540, 540 टू 560, ये लिखा हुआ ना, कि मेरी बुक में 100 लिखा हुआ था। 560 टू 580, and then 580 to 600. Then you have number of workers. 12, 14, 8, 6 और 10। तो ये तो हमारे पास आ गया एफ आई। अब हम निकालेंगे एक्स आई। 500 plus 520 divide by 2, which will be 510. Will be 510। यहाँ पर आ जाएगा 530, 550, 570, 590। यूजुअली होते हैं, नहीं होंगे तो क्या करना है, वो बहुत ही आगे की बात हो जाती है। यूजुअली द इंटरवल्स आर इक्वल। देयर आर केसेस व्हेन द इंटरवल्स आर अनइक्वल, तो उसमें हम क्या करते हैं, मीन के केस में। हाँ, अगर कंटिन्यूअस डेटा नहीं होता तब उस केस में क्या करते हैं, तो अभी हम सिंपली कर रहे हैं काम ये। ठीक है, मीन में ना कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन फिर भी हम चेंजेस करते हैं सारे, बिकॉज मीन ने सबको अकाउंट में लेना ही है। तो अगर अनइक्वल इंटरवल्स भी हुए तो क्या करना है, वो क्वेश्चन आ ही जाएगा आपके पास। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, एफ आई। वो पता क्या होता है, जब आपने उसको ग्राफिकली शो करना है, जब ग्राफ पे शो नहीं करना तो फिर क्या करोगे, कुछ भी नहीं। तभी मीन में नहीं फर्क पड़ता, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, क्योंकि बाकी सब में होता है ना, तो एक कॉमन मेथड सिखा देते हैं कि सब में करो। तो एफ आई एक्स आई, अब इसको मल्टीप्लाई करो।
कैलकुलेशन फिर भी चेक कर लेना। सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई 27260 डिवाइड करेंगे इसको 50 से। कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, ये ऐसे ही लिखा है, कैलकुलेशंस की हैं। क्लियर हो गया बेटा, है ना? अब इसमें सबसे बड़ी गलती और क्या है? डेली वेजेस था, रुपीज में है। यहां पर जो मीन है दैट विल ऑल्सो बी इन द सेम यूनिट, रुपीज लिखना है। इसका मतलब आप अपने 50 वर्कर्स को, हर एक वर्कर को कितना दे रहे हो? 545.2 रुपीज। दैट मीन्स receives each worker receives rupees 545.2 rupees. ठीक है? Find the mean daily wage of the workers of the factory by using an appropriate method. So mean daily wage का मतलब है यहाँ पर इसका इंटरप्रिटेशन क्या है 545 का? That अगर there are 50 workers, then we can safely say that each worker is receiving 545.2 rupees. ठीक होगी बात ये? ठीक है, चलो बाकी कल करेंगे, कल मीन खत्म हो जाएगा।